प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ मेट्रो और दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे कर और सीटों पर कब्जा कर कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। पीएम मोदी ने विपक्ष की राजनीति को स्वार्थ और परिवारवाद से प्रेरित बताया। उन्होंने जनता से विकास के नाम पर वोट देने और एनडीए का साथ देने की अपील की। भाजपा कार्यकर्ताओं में इस उद्घाटन के बाद भारी उत्साह देखा जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आरएसएस से जुड़े मानहानि मामले में भिवंडी कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। राहुल के वकील ने बताया कि पुराने जमानतदार के निधन के कारण नए जमानतदार की जरूरत थी। कांग्रेस ने इस विरोध प्रदर्शन को भाजपा की बौखलाहट और तानाशाही करार दिया। पार्टी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और डरने वाले नहीं हैं। अगली सुनवाई में कोर्ट इस मामले में आगे की कार्यवाही तय करेगा। एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में उनकी सेहत को लेकर भारी चिंता का माहौल है। सुप्रिया सुले ने समर्थकों से अस्पताल के बाहर भीड़ न लगाने की अपील की है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और जल्द छुट्टी मिलने की उम्मीद है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने राम भद्राचार्य पर दर्ज मुकदमे वापस लेने को सीएम योगी की बड़ी भूल बताया। अखिलेश ने मुख्यमंत्री के जापान दौरे पर भी तंज कसते हुए इसे दिखावा करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और सरकार केवल इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। सपा अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार और पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने जनता से आगामी चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। असम में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र बोरा भाजपा में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनका पार्टी में गर्मजोशी से स्वागत किया। बोरा ने कांग्रेस नेतृत्व पर दिशाहीन होने और जमीनी हकीकत से दूर रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने यह कदम उठाया है। कांग्रेस ने इसे अवसरवाद बताया और कहा कि इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस दलबदल से असम की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। पार्टी ने मांग की है कि इस ट्रेड डील को तुरंत प्रभाव से स्थगित किया जाए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस समझौते से भारत एक डेटा उपनिवेश बन जाएगा। विपक्ष का कहना है कि सरकार घरेलू उद्योगों और छोटे व्यापारियों के हितों की अनदेखी कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे विपक्ष का दुष्प्रचार बताया है। एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर विवाद गहरा गया है। विपक्ष और भाजपा नेताओं ने इसे देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला कृत्य बताया है। भाजपा प्रवक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस विदेशी मंचों पर भारत का अपमान करने से बाज नहीं आती। वहीं पीएम मोदी ने मन की बात में एआई समिट को भारत के लिए टर्निंग पॉइंट बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के इनोवेशन और युवाओं की प्रतिभा देखकर हैरान है। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं का बचाव करते हुए इसे बेरोजगारी के खिलाफ गुस्सा बताया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इन दिनों मिशन असम पर हैं। उनका मुख्य फोकस पार्टी से हो रहे पलायन को रोकना और कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। प्रियंका ने गौरव गोगोई पर लगे पाकिस्तान लिंक वाले आरोपों को पूरी तरह गलत और बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा डरी हुई है और चुनाव जीतने के लिए झूठे नैरेटिव गढ़ रही है। पार्टी आलाकमान अब उम्मीदवारों के चयन को लेकर सख्त और पारदर्शी प्रक्रिया अपना रहा है। आगामी चुनावों के मद्देनजर प्रियंका का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अजित पवार के विमान क्रैश मामले में अब राजनीति गर्मा गई है। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने नागरिक उड्डयन मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक इस घटना की निष्पक्ष जांच पूरी नहीं हो जाती, मंत्री को पद छोड़ना चाहिए। रोहित ने सुरक्षा में भारी चूक का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की बात कही है। सत्तारूढ़ गठबंधन ने इसे विपक्ष की सस्ती राजनीति और हादसे पर सियासत करार दिया है। इस मामले में डीजीसीए की रिपोर्ट का आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर गठबंधन की अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ किया कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा अकेले अपने दम पर लड़ेगी। मायावती ने सपा और कांग्रेस पर दलितों और पिछड़ों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां केवल सत्ता के लिए गठबंधन करती हैं, समाज के लिए नहीं। बसपा प्रमुख ने पार्टी कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर कैडर मजबूत करने का निर्देश दिया है। इस ऐलान से यूपी में विपक्षी एकता इंडिया ब्लॉक को तगड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे।
एमपी एमएलए कोर्ट में आज इस मानहानि मामले में उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए मुकदमों का सहारा ले रही है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और कोर्ट का सम्मान होना चाहिए। अदालत के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। इस कानूनी लड़ाई का असर आगामी राजनीतिक सरगर्मियों पर साफ देखा जा सकता है। गुजरात में वोटर लिस्ट से 77 लाख नाम काटे जाने पर बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। विपक्ष का आरोप है कि जानबूझकर एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया गया है। कांग्रेस नेताओं ने इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे चुनाव आयोग की सामान्य प्रक्रिया बताया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन होने की संभावना है। अडानी समूह में बेनामी निवेश को लेकर आई नई रिपोर्ट के बाद कांग्रेस फिर आक्रामक हो गई है। पार्टी ने जेपीसी जांच की अपनी पुरानी मांग को फिर से दोहराया है। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को बचाने में लगी है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती वे संसद नहीं चलने देंगे। सत्ता पक्ष ने इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश और देश की अर्थव्यवस्था को बदनाम करने का प्रयास बताया। इस रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में भी हल्की हलचल देखने को मिली है। बीआरएस नेता के कविता ने तेलंगाना में भाजपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मदरबोर्ड तेलंगाना की जनता है और वे कहीं नहीं जा रहे हैं। कविता ने दावा किया कि भाजपा और अन्य दल जमीनी स्तर पर पूरी तरह से गायब हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की साजिश रच रही हैं। बीआरएस नेताओं ने कहा कि वे जनता के अधिकारों के लिए सड़क पर संघर्ष करेंगे। तेलंगाना में राजनीतिक वर्चस्व की यह लड़ाई अब और भी आक्रामक होती जा रही है। तमिलनाडु में डीएमके ने गठबंधन की राजनीति में बड़ा दांव चला है। पार्टी ने विजयकांत की पार्टी डीएमडीके को अपने गठबंधन में शामिल कर लिया है। डीएमके ने डीएमडीके को राज्यसभा सीट और भविष्य में सम्मानजनक भागीदारी का भरोसा दिया है। इस गठबंधन से राज्य में विपक्षी आईएडीएमके की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे क्षेत्रीय समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे। दोनों पार्टियों के नेताओं ने इसे राज्य के विकास और अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी बताया। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण राजनीति एक बार फिर जोर पकड़ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वामी सरस्वती की मांगों का खुला समर्थन किया है। उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर समाज को साधने की कोशिश की है। सपा और बसपा ने इसे भाजपा का चुनावी स्टंट और वोट बैंक की राजनीति बताया है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा चुनाव आते ही जातिगत समीकरणों को भुनाने में लग जाती है। इस बयान के बाद यूपी में सवर्ण वोटों को लेकर राजनीतिक दलों में होड़ मच गई है। शराबबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की नीतीश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि शराबबंदी के मामलों के कारण अदालतों पर मुकदमों का बोझ बढ़ गया है। कोर्ट ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार सभी आरोपियों को एक साथ जमानत क्यों नहीं दे देती। विपक्ष आरजेडी और कांग्रेस ने इसे सरकार की विफलता और नीतिगत खामी बताया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है और माफिया राज कर रहे हैं। इस टिप्पणी के बाद राज्य सरकार शराब कानून में कुछ बदलाव करने पर विचार कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस टीम में मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई नए चेहरों को जगह मिलेगी। पार्टी ने करीब 15 नेताओं के नाम आलाकमान को भेजे हैं, जिन पर मंथन चल रहा है। भाजपा का उद्देश्य आगामी चुनावों से पहले संगठन में युवाओं और अनुभवी नेताओं का संतुलन बनाना है। विपक्ष ने इसे भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी को शांत करने की कोशिश करार दिया है। नई टीम के गठन से कई राज्यों के क्षत्रपों के सियासी भविष्य का फैसला होगा। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर दलित राजनीति गर्मा गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने किसी भी गठबंधन का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं चिराग पासवान भी यूपी में अपनी पार्टी की जमीन तलाश रहे हैं। दलित वोटों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। आने वाले समय में यूपी का सियासी समीकरण और भी दिलचस्प होगा। बीजेपी अध्यक्ष ने असम विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी रणनीति तैयार की है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर 50% वोट हासिल करने का लक्ष्य दिया है। असम मिशन को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज असम के दौरे पर हैं। वे भारत बांग्लादेश सीमा पर वाइब्रेंट विलेज 2 योजना को लॉन्च करेंगे। बीजेपी का पूरा फोकस अब सीमावर्ती इलाकों को मजबूत करने पर है। बिहार विधानसभा में ब्राह्मणवाद के मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ है। लेफ्ट पार्टी के एक विधायक के बयान के बाद सदन में तीखी नोकझोंक हुई। डिप्टी सीएम ने इस बयान को पूरे समाज का अपमान करार दिया है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इस मुद्दे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप हुए।